Welcome to class 9 science chapter number 5 the fundamental unit of life। fundamental unit हम किसे कहते हैं? fundamental का मतलब जो बहुत बेसिक हो, बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, आप लोगों ने बिल्डिंग बनते हुए तो ज़रूर देखा होगा। बिल्डिंग में आप क्या देखते हैं कि एक वॉल जब बन रही होती है तब छोटे छोटे ब्रिक्स लगा करके उस वॉल को तैयार किया जाता है ना। तो वो ब्रिक्स जो हैं वो वॉल के लिए एक फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरह ही हमारी बॉडी के लिए सेल्स फंडामेंटल यूनिट हैं। बिना सेल्स के हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है उसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल इतना कैपेबल है कि वो इंडिपेंडेंटली सारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेता है और लाइफ को सस्टेन करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एमीबा, क्लेमेंडोमोनास, पैरामोशियम सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो इन्हें सिंगल सेल्ड एनिमल्स कहा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट फंगई प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, तो ये हो जाएंगे हमारी मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल्स जो हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, उन सभी सेल्स के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स कॉमन होते हैं। क्या है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम जरा डायग्राम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के डायग्राम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये एनिमल सेल का जो डायग्राम है उसमें आपको आउटरमोस्ट लेयर जो दिखाई देती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और अगर प्लांट सेल देखेंगे तो यहाँ है ये सेल वॉल की आउटरमोस्ट लेयर है। ठीक है, ये यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और यहाँ पर पेरीफेरी में देखने को मिल रहा है, वहाँ पूरा साइटोप्लाज्म था। ये यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस साइड में देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको एनिमल सेल में देखने को मिल सकते हैं और प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है। चलिए अब हम इनके डिफरेंसेस भी एक बार देख लेते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में? प्लांट सेल यूजुअली स्मॉल होता है साइज में, एनिमल सेल यूजुअली स्मॉल होता है साइज में और प्लांट सेल लार्ज होता है। एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स का क्या काम है? वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना फूड बनाते हैं। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में स्मॉल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड में होता है। एनिमल सेल में सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में ना तो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना ही सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई है और ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? ये एक डेफिनेट शेप देता है सेल को, ये सेपरेट करता है सेल को फ्रॉम इट्स आउटर सराउंडिंग मीडियम। फिर ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल के इंटरनल कंटेंट को, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। यानी जिन चीज़ों की सेल के अंदर ज़रूरत है उन्हें सेल में आने देगा और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें बाहर ही रोक लेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, जो कि एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, सेल्स के अंदर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों की ज़रूरत है सेल में। यानी ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इनका मूवमेंट सेल के अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट देखने को मिलता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो प्लांट का जो सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है वेरियस फंक्शंस के लिए। जब ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो सेल डैमेज भी हो सकता है और
यहाँ कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर हाई हो गया तो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो सेल से बाहर जाएगा वो, और सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो सेल के अंदर जाएगा जहाँ उसका कंसंट्रेशन लो है। दूसरा जो प्रोसेस है जो सेल्स में देखने को मिलता है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस से फ्रॉम region of high concentration through semi-permeable membrane to the region of low concentration, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल सॉइल में से ले करके सेल्स को देता है या प्लांट को देता है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ज़रूरत है उतना ही वाटर आगे प्लांट्स में जाएगा। अब हम इसी बेसिस पे बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कैसा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हम वाटर कंसंट्रेशन की बात करेंगे इन सॉल्यूशन में। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। हम सब ने रेजिन्स या आप मम्मा को किचन में काम करते हुए देखा, चने राजमा वगैरह सब मम्मी भिगोती हैं, है ना। तो रेजिन्स यानी कि क्या होते हैं, रेजिन्स किशमिश, ठीक है, ये ड्राई होते हैं और इनको जब हम पानी में डालते हैं तब क्या करते हैं, ये पानी लेकर के स्वेलअप हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जहाँ वाटर का कंटेंट सेल के बाहर ज़्यादा हो और वो सेल हायर कंसंट्रेशन से वाटर लेकर के खुद स्वेलअप हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। दूसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ जो सेल है या बाहर का मीडियम है वाटर का, दोनों में ही कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल है। ठीक है, तो या ना सेल से वाटर बाहर निकलेगा ना सेल के अंदर वाटर जाएगा। जाना आना तो चलता है लेकिन कोई नेट चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। थर्ड जो सॉल्यूशन है हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई मीडियम जो है जिसके अंदर सेल को रखा गया है उसका वाटर कंसंट्रेशन लो है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दैट मीन्स उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डला हुआ है ना, तो सेल क्या करेगा, अपना वाटर लूज़ करेगा, सेल में से वाटर बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रेप्स को अगर हम सॉल्टेड या शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे, सॉल्टेड वाटर या शुगर सॉल्यूशन में, तो ग्रेप्स श्रिंक हो जाएंगे और वाटर जो है सेल से कहाँ आ जाएगा, बाहर कंटेनर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात की। अब हम सेल वॉल क्या है वो देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सेल वॉल, प्लांट सेल के पास एक रिजिड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये मेम्ब्रेन या सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, आपने बाग देखे होंगे ट्री के, आप देखते हो कितना हार्ड कवरिंग होता है ये, है ना। तो अब हम देखते हैं सेल फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या काम करता है। ये इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, आप देखते हैं कि प्लांट्स किस तरीके से इरेक्ट खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, है ना, और ये एक डेफिनेट शेप भी देता है सेल को। It permits the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without bursting। अब अगर सेल वॉल ना हो तो क्या होगा, जो बाहर जितना भी पानी है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या कर सकता है, बर्स्ट हो सकता है ना। तो ये सेल वॉल इसके अगेंस्ट भी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। जो चोट वगैरह लगती है या फिर पैथोजेंस है उनसे भी सेल वॉल प्लांट्स को बचाता है। ठीक है, अब हम इस समय सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कंपैरिजन देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अब सेल वॉल जो कहाँ प्रेजेंट होगी, सिर्फ प्लांट सेल्स में, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी है, एनिमल सेल की। ठीक है,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्रेजेंट है, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल रिजिड है, कंपैरेटिवली थिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और कंपैरेटिवली थिन होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग है एंड परमिएबल, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है और सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस जो होता है सेल्स के अंदर, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो तो हमें पता है कि प्लाज्मा की बात हो रही है, लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, सो ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है ये हम देखते हैं। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall, and this phenomena is known as प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जब प्लांट सेल का वाटर लूज होता है तब प्लांट सेल का वाटर लूज होने से उसकी जो कंटेंट है उसमें श्रिंकेज देखने को मिलता है। तो सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये ब्रेकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है इन एनिमल सेल और साइड में होता है प्लांट सेल में। किसने इसको ढूंढा, डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। क्या है ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल को न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में पहुंचाने का काम करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये एक होमोजीनियस ग्रैनुलर डेंस फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इन क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस का क्या काम है वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल ये लॉन्ग कॉइल नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये बना होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से, जिसे हम डीएनए भी कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। हम देखते हैं कि हमारी आंखें, नाक, हमारे लिप्स या फिर हमारे कान के ईयर लोब्स या फिर हमारे बालों का स्टाइल जो भी हमारे पेरेंट्स को आइदर पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। और ये सब मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, क्रोमैटिन मटेरियल में, डीएनए के पास ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, फिर फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियस के, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तभी हम इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कह देते हैं। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, सेल की पूरे साइकिल को किस तरीके से क्या काम करेगा उस चीज़ को भी वो डिसाइड करता है। इट इज़ कंसर्न विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। यह भी हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में भी देखा। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट सेल्स ऐसे सेल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं हैं। ये इनका एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और दूसरे जो हायर सेल्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, these are the cells or organisms which consist of well defined nucleus and membrane bound organelles। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है ना। यूकैरियोटिक सेल्स जनरली लार्ज होते हैं। न्यूक्लियस रीजन प्रोकैरियोटिक में पुअरली डेवलप्ड है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड और जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में और मोर देन 1 क्रोमोसोम है वहाँ पर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन ब्राउन सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। सेल डिवीजन यहाँ पर फिजन या बडिंग से होती है, लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन माइटोटिक या मियोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलती है। सेंट्रोसोल्स एब्सेंट हैं, सेंट्रोसोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल दिए हैं हमें बैक्टीरिया, ब्रूगिन, एल्गी, और यूकैरियोटिक सेल्स के हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।